गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2024 का जो मैथ्स में हमारा एमसीक्यू रहा है सीबीएसई का, ठीक है, उसके सारे एमसीक्यू जो है 20 क्वेश्चंस उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा दिया गया क्या कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है ना। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। उस मैट्रिक्स में आपके पास क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है आपको, है ना, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब आपको जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, तो इस प्रकार की कुछ होती है 1 0 0 1, जिसमें आपके जो डायगोनल इंटर्स होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं, और जो नॉन डायगोनल इंटर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके नॉन डायगोनल इंटर आपको 1 होंगे, और नॉन डायगोनल इंटर जो आपके होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। तो अगर हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ ऐसा दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। और ये जो आपका मैट्रिक्स है वो आपके बराबर किसका है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, जब हमको पता है कि जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे होते हैं, क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के आपके मैट्रिक्स होते हैं, तो आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको बोल दे दोनों इक्वल है तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो कैसे करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 करोगे और माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स जो होता है वो 1 कब होता है, तो कॉस पाई/2 पे होता है, या फिर साइन एक्स आपको पता होगा कि कॉस एक्स 1 कैसे होता कब होता है, तो कॉस एक्स जो होता है 1 होता है वो कॉस 0 पे होता है, यानी एक्स आपके पास क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन एक्स 0 कब होता है, तो साइन एक्स जो है वो 0 होता है साइन 0 पे, मतलब एक्स आपका क्या आ गया, तो 0 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। ये भी आपका मैट्रिक्स चैप्टर से है। बोलता क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स ए है वो आपका एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए के बराबर होता है। ये मेरा क्या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ मेरा ऐसा होता है। तो लेकिन अगर कहने मतलब ये है, या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका होता है कुछ ऐसा होता है जिसके सारे डायगोनल इंटर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और जो यहाँ पे होगा उसका यहाँ पे नेगेटिव साइन में होगा, जो यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन में होगा, जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन में होगा। मतलब कि जो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल्स के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हमारे हैं वो सेम होते हैं बट नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। तो अगर ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बोला क्या कि आप ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अभी देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे ए है, तो अभी क्या होता है कि ये जो एलिमेंट होगा उसका जस्ट यहाँ नेगेटिव साइन वाला होगा, मतलब ए जो हो गया आपके पास -5 के बराबर हो गया। और यहाँ जो एलिमेंट आपके पास है -7 है, इसका साइन चेंज करना होगा, यानी कि बी जो आपका होगा वो 7 के बराबर होगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर हमारा हो गया a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, डी नंबर आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आते हम लोग इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में। बोलता क्या है कि ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, वो आपस में इक्वल है। तो हम लोग करेंगे क्या कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो x+2 और x-4 है यहाँ पे, और x-2 और x+3 है हमारे यहाँ पे। इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आता है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो x+2 इंटू x+3 जो आपका होगा माइनस x-2 एंड x-4 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो करते हो क्या हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, डिफरेंस फाइंड कर देते हो। तो 6 × 3 -1 × -2, ठीक है। इसको गुना कर लो आप, तो x² + 3x + 2x
प्लस 6 माइनस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू ये 18 प्लस 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका होगा क्या, ये वाला इससे कट जाना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 6x आ गया आपके पास और ये वाला आपका -8 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 20 हो गया हमारे पास, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 11x माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20 और 11x इज इक्वल टू 22 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 के बराबर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको दो डिटर्मिनेंट दिया गया और दोनों इक्वल है तो हम लोग इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करके उसको वैल्यू इक्वेट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी मैट्रिक्स चैप्टर से है। बोलता क्या है कि एक मैट्रिक्स है ये वाला हमारा और कुछ ये वाला है, हमें फाइंड क्या करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका जो है ये टॉपिक आपका है इन्वर्स फाइंड करने वाले चीज़ से, किससे है, तो इन्वर्स फाइंड करने वाले टॉपिक से हमारे पास ये आता है। लिखा हुआ क्या है कि 8 है, 14 है, 9 है, 7 है। ठीक है, वो बराबर किसके है, तो 1 2 3 1 ये आपका आ गया और इंटू एक्स। अब बोला क्या कि ये आपस में बराबर है तो आपको एक्स फाइंड करना है। तो आप ये पढ़े होंगे कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर आपको एक्स फाइंड करना हो तो a इनवर्स b फाइंड करते हैं हम लोग, करते हैं ना। ठीक है, यानी कि हमको जो है क्या करना होगा कि हमको इसको इसको इधर ले आएंगे, यानी इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा, इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम लोग करते चलिए, यानी कुछ इस प्रकार का है, b इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, यानी आप इसका इन्वर्स फाइंड करो तो ये आपका आएगा क्या, तो a इन्वर्स b इज इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, तो आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होगा, इस b से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपका x का वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो a इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टकट से हमारा, तो a इन्वर्स जो आपका 2/2 का होता है कुछ ऐसा फाइंड करते हैं। डायगोनल इंट्रीज के साइन को बदल दो आप, तो -2 हो गया, -3 हो गया और इसको उलट दो तो आपका ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका a इन्वर्स और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड मार दो, तो 1 1 जब 1 और -6 यानी कि -5। तो आपका मैट्रिक्स आया क्या, तो -1/5 1 -2 -3 और 1, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब क्या करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स आया उसको b से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8 14 9 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, -1/5 1 -2 -3 1, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका आंसर आएगा वही एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, वही एक्स और वाई का वैल्यू आपके पास आएगा, कुछ ऐसा आएगा। करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो -1/5 यहाँ पे गुना करोगे तो 1 8 जा 8 और -18 फिर यहाँ करोगे आप 1 14 जा, ये आपका 14 आ गया और यहाँ पे आपका -14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करते हो तो 8 3 जा 24 -24 और यहाँ पे आपका जाएगा +9, राइट। 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे करते हो तो 14 3 जा -42 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 42, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +7। ठीक है, अब इसको थोड़ा गुना कर लो तो ये आपका आ जाएगा -10 0, यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा -15 और यहाँ पे आपके पास आएगा 42 में 7 चला जाएगा तो -35। ठीक है, और यहाँ जो बाहर -1/5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 0 -3 और -7 नहीं होगा, ये आपका साइन बदल जाएगा तो यहाँ 3 होगा और ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। तो कुछ आपका ये मैट्रिक्स आएगा। अब करना है, अब देखो ये किससे रिजेंबल कर रहा है, तो 2037 ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आता है क्या
कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू -π/3 पे, ठीक है। x इक्वल टू -π/3 पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको फाइंड क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। तो अगर आपको कंटिन्यूस चेक करना था, आप क्या चेक करते हो कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है कि नहीं है, या फिर वो आपका उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगा आपका इक्वल होना चाहिए, या फिर उसके फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करोगे। तो लिमिट x टेंस टू कहाँ जा रही है, किस पॉइंट पे, तो -π/3 पे। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस π/2। अगर ऐसा होता है वो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा f माइनस π/3 के बराबर, ठीक है। तो अगर आप ये लिमिट चेक करते हो तो आपको क्या आता है देखिए। तो अगर आप यहाँ पे π/3 पुट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, π/3 पुट करोगे यहाँ पे आप, तो 3 से 3 कट जाएगा, -π आएगा, तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो पुट कर दो, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा हमारा काम। तो √3 cos -π/3 प्लस साइन का -π/3 डिवाइडेड बाई 3 -π/3 और प्लस π/2। इतना होने के बाद आप क्या करोगे कि cos -π/3 क्या है, √3 का √3 जाएगा, cos -π/3 हमारे पास क्या आता है, तो cos -π/3 जो हमारे पास आएगा, cos का π/3 आएगा। अब प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा प्लस, इसलिए प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा ना। तो साइन का π/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो -π में π/2 चला गया, तो उसके बाद हो जाएगा माइनस का π/2 बचेगा, जो आपका क्या बराबर, किसके बराबर है, तो k के बराबर है, ये आपका k के बराबर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो कि आपके पास जो यहाँ पे है, तो √3 cos π/3, तो cos π/3 का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, तो cos π/3 का वैल्यू हमारे पास 2 आता है, और माइनस का sin π/3 का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो √3/2 आता है, डिवाइडेड बाई माइनस का π/2 इज इक्वल टू k, ठीक है। ये तो हमारा 0 आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा ये फंक्शन यहाँ पे है, वो अगर हम x टेंस टू -π/3 पुट करता हूँ तो ये नॉट डिफाइंड है। यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी यहाँ पे है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम -π/3 पुट करते हैं यहाँ पे, ये मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हमको इसको क्या करना होगा, लिमिट फाइंड करना मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू -π/3, तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x अपॉन में 3x प्लस पाई इज इक्वल टू किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लिमिट x टेंस टू -π/3 आ गया था, 2 इंटू ये √3/2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसको सकते हैं साइन π/3 cos x प्लस cos π/3 sin x अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 3x प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो x टेंस टू -π/3, इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, तो 2 sin π/3 प्लस x अपॉन में 3x प्लस पाई। अब क्या करो यहाँ पे आप ना, कि हमको यहाँ पे चाहिए x और यहाँ चाहिए π/3, तो 3 कॉमन निकाल लो आप यहाँ से, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -π/3, तो ये 2/3 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ कॉमन निकालोगे तो यहाँ साइन π/3 प्लस x अपॉन में, यहाँ पर निकाल देते हम लोग, तो यहाँ क्या बचा x प्लस π/3 इज इक्वल टू 2/3। और सर ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला चीज़, ये कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a
साइन एक्स अपॉन एक्स इस फॉर्म में कुछ दिख रहा होगा। अब पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, तो मेरा बचा क्या, 2/3 बचा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका वेक्टर चैप्टर से है। लेट द वेक्टर ए एंड बी बी सच दैट, आपका एक वेक्टर ए दिया गया है और एक वेक्टर का बी दिया गया है, जहाँ पर ए का जो आपका मॉड्यूलस वैल्यू है वो क्या है, √3 है, और बी का जो आपका मॉड्यूलस वैल्यू है वो क्या के पास है, तो 2/3, मैग्नीट्यूड जो आपका 2/√3 है। ठीक है, अब आपको बोलता है क्या है कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो आपको फाइंड क्या करना है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, एंगल क्या है। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू होता क्या है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है आपके पास ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, ऐसा ही होता है। अब बताइए कि ए क्रॉस बी का जो है एक यूनिट वेक्टर है, पहली बात। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ हम लोग मॉड लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग मॉड लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे, क्या है हमारे पास, ए आएगा, बी आएगा और साइन थीटा का मॉड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपका 1 है, इसका जो आपके पास वैल्यू है वो √3 है, इसका वैल्यू आपके पास है 2/√3 है, यहाँ पे क्या आपके पास साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो √3 से कट जाएगा, बचेगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। हाँ, ये आपका कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा एन गैप होता है, तो अगर मॉड्यूलस लेंगे हमारे, तो ये इसका ये भी आपका यूनिट वेक्टर ही होता है, तो उसको 1 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा 1/2 बराबर आ गया, तो थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो साइन थीटा वैल्यू 1/2 कब होता है, तो 1/2 का वैल्यू होता है π/6 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, थीटा वैल्यू π/6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि आपके पास एक वेक्टर दिया गया है ए, ठीक है, जो क्या है, तो 2i -2j +k के बराबर है, और बी आपका एक वेक्टर है, क्या है आपके पास, i +2j -3k के बराबर है, और सी आपका वेक्टर है, क्या है आपके पास, तो 2i -j +4k के बराबर है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि सी माइनस बी का एलॉन्ग ए प्रोजेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सी माइनस बी फाइंड कर लो, तो कि सी माइनस बी मेरा वेक्टर क्या आएगा, तो सी माइनस बी आएगा 2 - 1i +(-1 - 2j) +4 + 3k, तो क्या आ गया, i -3j +7k, ये आपका सी माइनस बी आ गया। अब बोल रहा है क्या, तो आपको फाइंड करना है इसका प्रोजेक्शन एलॉन्ग ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी माइनस बी एलॉन्ग ए कैसे निकालोगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी माइनस बी एलॉन्ग ए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आपको क्या करना होगा, सी माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और उसके ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो निकला क्या आपके पास, तो चलो ठीक है, सी माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में, तो निकालो, तो यहाँ पे आपका i -3j +7k है, इसका अब डॉट प्रोडक्ट निकालो के साथ में, ए के साथ में, तो 2i -2j अब +k डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या आपके पास आ जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आता है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, +2 × -2 × -3 6 आ जाएगा, और 7 × 1 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √अंडर ये 4 और ये 1, 4 4 8 1 9, यानी कि 3 आएगा, 7 6 2 8 7 15 15/3 आ जाएगा, और आंसर आएगा 5। तो प्रोजेक्शन कितना के पास आ गया, तो 5 के बराबर आ गया। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रोजेक्शन फाइंड कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर गिवन एज दिस। मतलब आपको एक लाइन है 6x-2 इज इक्वल टू 3y+1 इज इक्वल टू 2z-2। अब आपको करना क्या है कि ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? तो यहाँ से आप क्या करो कि 6 कॉमन, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो है कोफिशिएंट x का 1 होता है, ठीक है। तो x-2/6 आ जाएगा इज इक्वल टू y+1, यहाँ पे आप 3 कॉमन लोगे तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, और इज इक्वल टू 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो z-1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो x-2 इसको आप ले सकते हो 1/3 अपॉन में 1/6 इज इक्वल टू y+1/3 अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू z-1/1/2। अब बात कर रहा है कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो आपको पता है कि ये जो आपका जो आता है डिनोमिनेटर में वही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो 1/6, 1/3 और 1/2 इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन रिजेंबल तो कर नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो है हमारा, ये क्या है, हमारा एक रेशियो है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 से, तो यह आ जाएगा 6 को अगर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो वैल्यू क्या आता है, तो 1,2,3। अब देखिए ये आंसर किस में है, तो 1,2,3 इसका ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशन। आपको एक इनइक्वेशन दिया गया है, तो 2x + 3y < 6 आपको इनइक्वेशन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले ना इसको सबसे पहले आप क्या करो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 2x/6 + 3y/6 इज < 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो काटोगे यहाँ पे तो 2 3 6 3 1 3 3 2 6 यानी कि x/3 और प्लस y/2 < 1। कुछ ऐसा हो गया। अगर कुछ ऐसा हो गया है तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो आगे आपके पास x इंटरसेप्ट आपके पास 3 है और y इंटरसेप्ट आपके पास 2 है, ठीक है। यानी कि ये 3,0 और ये 0,2 आ गया आपके पास। इसको मिला दो आप। अब बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इस इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये 0 पॉइंट है आपका इस इनइक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा, फिजिबल रीजन जो भी आपका इनइक्वालिटी का जो हमारा कह रहा है उसका, ठीक है। तो बोलता क्या है कि अब ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाफ प्लेन, यहाँ पे देखो हाफ ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। अब देख पा रहे हैं इसमें ओरिजिन, इस प्लेन में ओरिजिन कंटेन कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। होल XY प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। अब बोल रहा है कि होल XY प्लेन, ये पूरा आपका XY प्लेन का रहेगा। तो ये जो आपका XY प्लेन है वो पूरा XY प्लेन एक्सेप्ट दिस लाइन, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये आपका ओरिजिन कंटेन कर रहा है। वन ओपन हाफ कंटेनिंग ओरिजिन, वो ओपन हाफ जो ओरिजिन कंटेन कर रहा है। और यहाँ डी ऑप्शन क्या बोलता है, ये इक्वल वाला बात कर रहा है। तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी तो है नहीं, तो यहाँ पर इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या क्वेश्चन 11 में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपके पास, तो 3x + 5y आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और आपको कुछ कंस्टेंट दिया गया है, x > 0, y > 0 और 4x + 3y < 12। ये आपका दिया गया है। अब बात ये कर रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा पास, तो 4x/12 + 3y/12 < 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x/3 + y/4 < 1। कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ करोगे तो x इंटरसेप्ट आपके पास 3 है और y इंटरसेप्ट आपके पास 4 है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके पास आ गया। इसको जब आप इस पर ड्रॉ करते हो, इस पर जब ड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या आता है, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, हाँ कर रहा है, तो इधर का रीजन सेटिस्फाई हो जाएगा, बोलो ठीक है हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि x > 0 y > 0, यानी कि ये वाला रीजन, ये इंटायर रीजन आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वैल्यू आपके पास आ जाता है।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको ये वैल्यू आता है तो आप देखो, आपको पता है कि मैक्सिमम हो या फिर आपका मिनिमम हो, हमेशा कहाँ पे होगा, तो ये हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे होंगे। कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पॉइंट्स पे होंगे। तो अगर ये कॉर्नर पॉइंट्स पे होंगे तो चलो देखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हमारे पास है। तो 0,0 मेरा कॉर्नर पॉइंट है, 0,4 मेरा कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, और 3,0 मेरा क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। तो आप इस इक्वेशन में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो हमारा दिया गया है उसमें पुट करो। तो अगर पुट करते हो तो क्या आएगा पास? 3 × 0 + 5 × 0, यानी कि आंसर 0 आएगा। हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या? 3 × 4 + 3 × 0 + 5 × 4 आया कितना? 20 के बराबर। और फिर 3 × 3 + 5 × 0 = कितना आ गया? 9 के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू मेरे क्या है? 20 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए 3, -2, एक पॉइंट हमारे पास क्या है बी K, 2, और एक पॉइंट हमारे सी 8, 8। अब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट हमारे हैं वो क्या है? कोलिनियर है। तो इसको फाइंड करने का दो तरीका हमारे पास है, ठीक है। एक तो तरीका है कि आप एरिया इसको जीरो कर दें और इक्वेट कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोलिनियर है तो स्लोप बराबर होगा। क्या होगा? अगर कोलिनियर है स्लोप बराबर होगा। तो दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये मेरा पॉइंट है ना, तो आप इसको क्या करो, जैसे 3, -2, 1, K, 2, 1, 8, 8, 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब ये क्या है? आपका कोलिनियर है। क्या है ये? कोलिनियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इसका 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं, आपको पता है ये जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए सॉल्व करते हैं? तो एरिया फाइंड करते हैं, है ना। अगर एरिया 0 हो गया मतलब तीनों लाइन तो तीनों पॉइंट हम कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो चलिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करते हो आप तो क्या आपके पास आएगा? तो 3 × 2 1 = 2 -8 + 2 × K - 8 और +1 × आपका आ जाएगा 8K - 16, 8K - 16, ये आपका 0 बराबर आएगा। तो यहाँ पर आएगा -6 × 3 -18 और प्लस में 2K - 16 और प्लस यहाँ पर आएगा 8K - 16 = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 16 16 32 और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 8K और 2 ये 10K हो गया, और माइनस में जोड़ो इसको तो 16 16 32 32 और 10 42 और 8 50 = 0। तो 10K आपको यहाँ पे थोड़ा इधर साइड सॉल्व कर देता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। तो 10K = 50 विच इम्प्लाइज K = 5। तो यहाँ पे मेरा के वैल्यू कितना आ गया? 5 के बराबर आ गया। ऑप्शन सी मेरा क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से सॉल्व ना करते तो कैसे सॉल्व करते? तो बस सर 3 पॉइंट तो कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है इसका मतलब ये है कि ए बी का जो हमारा स्लोप है, ए बी का जो हमारा स्लोप है और हमारा जो बी सी का स्लोप है वो बराबर होना चाहिए। बोला हाँ बराबर होना चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? स्लोप निकालते कैसे हम लोग? तो y2 - y1 x2 - x1 से = में क्या था? y3 - y2 x3 - x2 से। चलो पुट कर दो। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे? तो 2 + 2 K - 3 = 8 - 2 8 - K। इसको तो सिंप्लीफाई कर लो तो 4 K - 3 = 6 8 - K। इसको तो सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 8 - K = 6 × K - 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो 8 4 = 32 -4K = 6K - 18 आ जाएगा आपके पास। और इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो आपका आ जाएगा ये वाला 50 और ये आपका आ जाएगा 10K के बराबर। और इसको काटोगे तो 5 में कट जाएगा तो K = कितना आ गया पास? तो 5 के बराबर आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्लोप मेथड से भी निकाल सकते हो और डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हो। दोनों में आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हम लोग क्या, एक क्वेश्चन हमारे पास कि अगर 3 वेक्टर आपके पास हैं, यानी कि ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है और सी एक वेक्टर है, ठीक है। सच दैट a + b + c जो है आपका 0 के बराबर है।
तो आपको फाइंड क्या करना है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आपका इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकाल के लाना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे कि आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये साथ बोला कि ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, ठीक है सर, कुछ ऐसा आएगा सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के बराबर, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, होता है कुछ हमारा। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 प्लस ये आपका 1 आएगा प्लस ये आपका 1 आएगा और 2 इंटू ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए। सर यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड क्यों नहीं ले रहे, सर ये डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो 3 प्लस 2 इंटू ये आपका जीरो या क्यों कि ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा जीरो है, उसका स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो गया प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये ऊपर में वेक्टर का साइन लगाना है, ठीक है, भूलना नहीं है ना। तो सी और यहाँ पे आ गया ए। अब देखो ये क्या हो गया मेरे पास, ये डबल डबल 2 लिखा गया मेरे पास, तो इसको हटा दो, इधर आएगा -3 और ये फिर आएगा नीचे डिवाइड में आएगा पास कितना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, कुछ आपका ऐसा आया। तो आप देख पा रहे होगे कि ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो -3/2 के बराबर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14 में, ये आपका इंटीग्रेशन से है। क्या कहता है देखिएगा कि कॉस का 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप क्या करो, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा आ गया। इसको सेपरेट कर दो तो आया क्या, तो सर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप देख पा रहे हो ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो आया क्या मेरे पास, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा इधर आ जाओ, तो आप देखो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर माइनस का कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो सर टैन एक्स होता है। ठीक है, और जब ये इंटीग्रेशन होता है तो आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा सी। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया इंटीग्रेशन का वो क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस टैन एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बट ठीक है आया। अब आते हैं लोग क्वेश्चन 15 में क्या बोलता है कि आपको एक दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है, बोला क्या कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास है वो 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पर से y कॉमन ले सकते हो ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा ही छोड़ दो। अगर यहाँ से माइनस वाई कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, तो सर यहाँ ये वाला है ये वाला है, यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये 1 प्लस वाई बचेगा। अब क्या करो कि ये वाई वाला टर्म इधर ले आओ, एक्स वाला टर्म वही छोड़ दो, तो डी वाई यहाँ पर अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे अच्छे तरह से लिखोगे तो 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स आएगा। इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे कुछ ऐसा, तो आएगा क्या, तो लॉग 1 प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स हो जाएगा और माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर आएगा, यहाँ सी आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, देखो तो वो आप जो है आपका आंसर आ चुका है शायद log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्या, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना क्या है, तो आपको फाइंड करना है इसका डिग्री, फाइंड करना है डिग्री।
तो आपको अगर डिग्री फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री फाइंड करने से पहले उसका हम लोग क्या चेक करते हैं, तो ऑर्डर चेक करते हैं, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री देखते हैं। ठीक है, तो साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। तो अगर ऑर्डर 2 है तो उसकी डिग्री कितनी है, यानी इस वाला का ऑर्डर कितना मेरे पास है, 2 है, तो उसकी डिग्री कितनी है सर, 3 है। ठीक है, तो आंसर इसका डिग्री क्या आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका डिग्री आएगा मेरे पास कितना आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आता है क्या, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टैन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर टैन एक्स, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इसका हमको फाइंड करना है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर ये जो पी होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और ये जो क्यू होता है वो भी क्या होता है आपका, तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यानी ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, जब दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने क्या यूज़ करते हैं, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास ई कितना पी कितना के पास है, तो पी है आपके पास, यहाँ अगर इक्वेट करोगे tan x के बराबर क्या है आपके पास, तो tan x है, तो tan x dx। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन आपके पास होता है वो log sec x होता है। क्या होता है, log का sec x होता है। ठीक है, तो log का sec x होता है, तो इसका आंसर आएगा e का पावर log sec x। ठीक है, और आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमारा होता है कि e का पावर log x जो होता है वो x के बराबर होता है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वो sec x के बराबर आ जाएगा। अगर वो sec x के बराबर आ जाएगा तो आप देखो, तो आपको क्या फाइंड करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बोलता क्या है कि अगर ए बी सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मतलब 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं, और तीनों क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बोलता क्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या ए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दी गई है, बी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5 दी गई है, और सी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 दी गई है। तो बोल रहा है क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लो कि हमारा जो हमको निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो क्या होगा, तो कोई ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, हम लोग निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, हम लोग सबका नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर प्रॉब्लम, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से शायद है, या फिर बोल सकते हो कि ये आपका है वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि पी नॉट ए, मतलब ए ने सॉल्व नहीं किया, इसकी पावर 2/3 आएगी, मतलब हाँ आएगी। सर प्रॉब्लम बी ने सॉल्व नहीं किया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 5 के बराबर है। सर प्रॉब्लम सी ने सॉल्व नहीं किया, इसकी क्या है, तो 5/6 के बराबर है। तो सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसकी क्या, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सर प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, ये क्या होगा, तो सर 2/3, 4/5 और 5/6 गुना करोगे, 5 का 20 तिया 60 अपॉन में 6×5 30 तिया 90, आंसर आया कितना के पास, तो 2/3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो सर प्रॉब्लम नॉट सॉल्व का ये है, और आपको पता है कि 1 - पी नॉट जो होता है वो पी बराबर होता है, हाँ आता है। तो ठीक है सर, तो 1 में से अगर इसको घटा देंगे 2/3 को, तो क्या आएगा पास, तो 3 - 2/3 आएगा, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो 1/3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप निकालते प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अगर ऐसा निकालते तो निकालना पड़ता है क्या कि प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व हुआ, बी और सी ने किया, प्रॉब्लम बी के द्वारा सॉल्व हुआ, ए और सी ने नहीं किया, प्रॉब्लम सी के द्वारा सॉल्व हुआ, ए और बी ने नहीं किया। फिर निकालना चाहिए कि प्रॉब्लम ए बी या तो ए सॉल्व किया तो बी सॉल्व किया, या तो बी सॉल्व किया तो सी सॉल्व किया। इस प्रकार से ये बहुत लंबा हो जाता है। इट्स बेटर कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मतलब एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व निकाल लेंगे और उसको 1 में से मल्टीप्लाई कर, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या आपके पास है, तो आखिरी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोलता है कि अगर आप, ये आपका रीजन और असर्शन से है ये क्वेश्चन। ठीक है, बोलता क्या है कि आपका एक दिया गया असर्शन और साथ दिया गया रीजन। ठीक है, तो बोला क्या कि सेक इनवर्स 2/√3 जो है वो आपका दिया गया है π/6 के बराबर, बोला हाँ दिया गया है। तो क्या ये सही है, तो करके देख लो। इसको अगर सेक उधर ले जाओगे तो 2/√3 = सेक π/6, और आपको पता है कि सेक π/6 का पक्का 2/√3 ही होता है, बोला हाँ होता है। अब बोला क्या, इसका रीज़न दिया है कि ऐसा इसलिए कि cos π/6 जो होता है वो √3/2 होता है, बोलो ठीक है। और आपको ये भी पता है कि cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है। तो इसी लॉजिक से आपका क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो आपका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी रीजन असर्शन है। वो क्या बोलता है कि इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 cm/s, यानी एक आपके पास स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, मान लो कि इसका साइड एक्स रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो हमारा ये साइड है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, तो इंक्रीज कर रहा है 0.2 cm/s के रेट से। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर होगा, यानी कि हमारा मान लीजिए पेरीमीटर मेरा पी है, तो dp/dt जो होगा वो 0.8 cm/s होगा। ये क्या सही है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। हमको पता है कि पेरीमीटर जो होता है हमारा किसी भी स्क्वायर का वो 4x होता है, 4 × साइड होता है। ठीक है, तो अगर आप dp/dt निकालते हो तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा सर 4dx/dt के बराबर आएगा। तो और dx/dt वैल्यू कितना है, तो सर 0.2 cm/s है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 cm/s आएगा। तो बिल्कुल ये सही हो गया, है ना। होता है कि रीजन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 × साइड होता है, तो ठीक है 4 × साइड होता है, इसीलिए इसको लगाए हैं। तो इसका भी क्या पास आ गया, तो इसका भी आंसर सही हो गया। दोनों असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2024 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था CBSE का, है ना, तो क्लास 12 का, तो उसको हमने सॉल्व किया। आई होप सब समझ में आया होगा, कहीं डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।